हार्ट बीट जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रही है, वी कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, सोलर सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ है। मैंने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दी थी, लेंथ पे डिपेंडेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। मैंने मैथ अटैच जो स्प्रिंग की एग्जांपल दी, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सारी सारी। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होती है एक्सटर्नल ऑसिलेटर की। ठीक है, एक्सटर्नल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटर मीन वो भी वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेटर है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब मैं ये एग्जांपल दे रहा था आपको एक ड्रम की, ढोल की। ठीक है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ, ये बेटा मेम्ब्रेन ले ली हमने ढोल की, ये वाली वर्टिकल जो है। अब ये स्टिक मैंने कंसिडर की थी, स्टिक जब जाके हिट करती है तो ये वाइब्रेट करना शुरू होता है बिटवीन दीज टू डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड। अब ये जो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब ये स्टिक जो है ये रेस्ट में तो नहीं होती बेटा, ये भी वाइब्रेट करती है इसको हिट करने के लिए, ये भी ठीक है ना, इसे हिट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी वाइब्रेट कर रही है। अब ये वाइब्रेट, ये क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ रही है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल ऑसिलेटर इन स्टिक इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ड्रम, ठीक है, या मेम्ब्रेन ऑफ दिस ड्रम, देन रेजोनेंस अकर। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक्सटर्नल ऑसिलेटर की होती है और दूसरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो हमारे पास उस टाइम क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होता है। उस चीज का एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, मैक्सिमम होता है। इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता, उससे ज्यादा करोगे चीज टूट जाएगी या फट जाएगी। ठीक है ना, तो हमारे पास ये बताना था कि रेजोनेंस कहते हैं किसको है। रेजोनेंस पूरा डिटेल टॉपिक है जो ऑसिलेशन वाले चैप्टर में आता है, क्योंकि यहाँ वर्ड जो यूज होता है इस चीज को स्पेसिफाई करना जरूरी था। तो बेटा रेजोनेंस हम कह रहे होते हैं जब किसी चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो हमारे पास रेजोनेंस होता है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, किस चीज की, एट इट्स ओन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नेचर की तरफ से जो है। और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस चीज की, जो एक्सटर्नल चीज है विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सिस्टम। ठीक है, अच्छा ये रेजोनेंस बता दिया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब मैं ये एग्जांपल दे रहा था बेटे आपको इसी की कि अल्ट्रासाउंड प्रोडक्शन किस तरह होती है। ठीक है, अब प्रोडक्शन के लिए बेटे आई कंसीडर दिस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है बेटे, ये वाला सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, वो इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की पूरा जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है उसी तरह ही है। अच्छा बेटे, अगर मैंने इसको एसी पल्स प्रोवाइड की है, एसी पल्स का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूस करंट नहीं जा रहा बेटे, या ये हाफ, ये एक पल्स है यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की ना, ये हमारे पास क्या कॉन्टिन्यूस करंट जा रहा है बेटे। अगर मैं पल्स कह रहा हूं तो हमारे पास इसका मतलब या ये चीज आएगी या ये चीज आएगी। इट मींस या अपर हाफ साइकिल आया है या लोअर हाफ साइकिल, ये तो करंट है, मैं पल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ये, हमारे पास अगर दो मैं कंसिडर करूं यहाँ पे, ये हमारे पास दो प्लेट्स ली हैं मैंने, अगर मैंने इसको एसी पल्स प्रोवाइड की है, ये इस तरीके से ये शो इस तरह करते हैं बेटे। सपोज अगर मैंने इसको ये अपर पीक प्रोवाइड की है ये वाली, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैंने इसको ये वाली पल्स प्रोवाइड की होती तो यहाँ पे कौन सा, सपोज मेरे पास पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। ऑल्टरनेटिंग है ना, तो ये चीजें भी चेंज होनी। तो एसी पल्स प्रोवाइड कर रही है, एसी पल्स है। ठीक है ना, ये एसी पल्स आ रही, एसी पल्स लिखो, मैंने पल्स लिखा भी हुआ है, अंडरलाइन कर दिया उसको। ठीक है, अच्छा अब मैंने सपोज अगर इसको एसी पल्स प्रोवाइड किया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर मैंने सपोज किया कि पॉजिटिव चार्ज आ गया ऊपर वाली प्लेट पर सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर, नीचे वाली पे नेगेटिव आ गया। अब यहाँ सिलिकॉन पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। अब सिलिकॉन पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो सिलिकॉन पे होगी ये डाउनवर्ड होगी, इस पे भी डाउनवर्ड लग रही है, इस पे भी डाउनवर्ड, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड। तो क्या होगी, क्रिस्टल कंप्रेस हो जाएगी ना, तो क्रिस्टल कंप्रेस होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्रिस्टल इज कंप्रेस्ड, या ऊपर नेगेटिव आ जाए नीचे पॉजिटिव आ जाए, कंप्रेस ही होनी बेटे फिर भी, इज कंप्रेस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी आ गई। ठीक है, एंड गेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
so it start vibrating with its natural frequency. नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट, नेचुरल क्लियर हो गया ना। हम जिस तरह मैंने कहा था एक झूला ही अगर है, स्विंग अगर है, उसको साइड पे करके डिस्प्लेस कर छोड़ देते हो, जिस फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ दिस स्विंग, ठीक है ना। तो हमारे पास ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करना शुरू होगी। अब मैंने क्या करना है, अगर रेजोनेंस प्रोड्यूस करना है तो एक और पल्स दूंगा। अब जो नेक्स्ट एसी पल्स आएगी वो क्या होगी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। अगर उसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो क्रिस्टल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद लार्जर एम्पलीट्यूड टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अनदर AC pulse is provided having same frequency of piezoelectric crystal to produce resonance, ठीक है। Now crystal will start vibrating with larger amplitude to produce ultrasonics, ठीक है। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो दिस इज प्रोडक्शन प्रिंसिपल हो गया बेटे, बात क्लियर होगी। अच्छा, ये तो हमने कह दिया कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, कि हमने सिल्वर्ड इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन क्वार्ट्ज क्रिस्टल को किया होता है, हम एसी पल्स देते हैं जिस वजह से इलेक्ट्रोड्स पे ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी ऑन द आयंस ड्यू टू विच क्रिस्टल विल डिस्टॉर्ट और उसके अंदर इलास्टिक टेंशन एनर्जी, इलेक्ट्रिक टेंशन एनर्जी आ जाएगी और वाइब्रेट करना शुरू होगी, ठीक है। जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही होगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अब एक और पल्स प्रोवाइड करोगे, वो क्या करेगी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी। वो ड्राइविंग जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो रेजोनेंस होगा, लार्जर एम्पलीट्यूड से क्रिस्टल वाइब्रेट करेगी तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होना शुरू होगा। अब आते हैं कि अल्ट्रासाउंड को रिसेप्शन की किस तरह करी जाती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड रिसेप्शन, बेटे अल्ट्रासाउंड रिसेप्शन किस पे बेस कर रही होती है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है ना। यानी मेन प्रिंसिपल जो है behind ultrasonic reception is piezoelectric effect। इसमें होता क्या है फिर, यानी compressions and rarefactions of sound waves compress and extend quartz crystal to produce my goodness, चलो मैं बाद में लिखूंगी, नहीं अब समझा दूं बस। टू प्रोड्यूस क्वार्ट्स
quartz crystal to produce alternating potential difference. ठीक है ना? This alternating pulses are processed to get a display on screen. ठीक है? एक मिनट मैं देखूं कैंसिल कैसे हो गया। मैंने किया ओहो चलो मेन देखिए compression rate fractions of sound waves compress and rarefy है। in other words क्या कहना चाहिए and rarefy लिखते हैं। सर स्ट्रेच कह सकते हैं? स्ट्रेच तो फिजिकली होता है बेटा, खुद वो चीज नहीं। stretch the crystal to produce alternating potential difference which is processed to get a display on monitor on screen. ओके अभी सिर्फ मैंने दो चीजें पढ़ाई बेटे कि अल्ट्रासाउंड होती क्या है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किस तरह होती है और रिसीव किस तरह होती है। अब आगे मैंने अल्ट्रासाउंड प्रोब के ऊपर अल्ट्रासाउंड प्रोब। प्रोब कहते हैं बेटे इंस्ट्रूमेंट को। अल्ट्रासाउंड प्रोब क्या होती है? ये अल्ट्रासोनिक क्या होती है? ट्रांसमीटर भी होती है बेटे ये, एंड रिसीवर भी होती है। ठीक है, ट्रांसमिट भी करती है और रिसीव भी कर रही होती है अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है, जिसको अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर और अल्ट्रासाउंड रिसीवर दोनों हम कह रहे होते हैं। ठीक है, या इसको अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर कहते हैं एक ऐसे कंपोनेंट को जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसे ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। तो इस ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हो। अच्छा, अब इसके होता क्या है बेटे, ये प्लास्टिक की केसिंग है सारी, जितनी मैं अभी शो कर रहा हूँ, ये सारी। इसके अंदर बेटे हमारे पास दो सिल्वर्ड इलेक्ट्रोड लगाने हैं हमने। तो दो सिल्वर्ड इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होगी, एक सिल्वर इलेक्ट्रोड में यहाँ पे ये लगा जिस तरह पहले हमने किया था, और दूसरा सिल्वर इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, अब इसको आपने क्या किया होता है, अब एक तार जो है बेटे इसके यहां से आपने लगाई हुई है ये वाली। ठीक है, ये, और दूसरी तार क्या आ रही होती है यहां से। ठीक है, इस तार को आपने इस तरह ये इसके साथ अलग अलग आ रही होती है। ठीक है, अब ये वायर कौन सी होगी, ये कोएक्सियल केबल होती है बेटे, जो आप घर में केबल यूज करते हो टीवी देखने के लिए।
एक लाइव होती है, ऊपर हमारे पास मैश होती है, उसको सिल्वर कलर की। डिटेल हम जब कम्युनिकेशन पढ़ेंगे केबल को हम पढ़ेंगे भी वहां, ठीक है। यानी क्योंकि ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना है ना, तो बेटे एक दो तारें आपको दो इलेक्ट्रोड्स पे डिफरेंट नजर आ रही हैं, तो आपस में तारों को कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक हो गया। अब इस सारे मटेरियल को आप क्या करते हो, इसको आपने एक पीछे बैकिंग मटेरियल लगाया होता है इसके ऊपर, इस तरह, ठीक है। इसको आप कहोगे बैकिंग मटेरियल है फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। इसका क्या काम अभी समझाता हूँ। क्रिटिकल डैम्पिंग, ये हमारे पास मैंने कहा था प्लास्टिक का कवर है फ्रंट के ऊपर, ये भी प्लास्टिक की केसिंग है, ठीक है। नहीं, ये वाली जो अर्थ मेटल प्लेट पे होगी, ठीक है। ये सिल्वर इलेक्ट्रोड्स पहले मैं बता दूं, दीज आर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब आउटर केसिंग प्लास्टिक की कंसिडर करनी बेटा, वो भी कंसिडर कर सकते हो, या इसको आप मेटल की कंसिडर करोगे तो इसको अर्थ पोटेंशियल पे लाके फिर करना जरूरत है, लेकिन ऊपर हमारे पास नॉर्मली क्या होती है, वो प्लास्टिक कवर ही होता है। केसिंग होगी, ओके, मैंने ये हो गई बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बेटे होता क्या है कि हम ये कोएक्सियल केबल के ऊपर ही आप एक एसी पल्स प्रोवाइड करते, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ, ट्रांसमीटर भी है रिसीवर भी है। अब एसी पल्स प्रोवाइड करते हो, जो ही आप एसी पल्स प्रोवाइड करोगे तो एक तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरा बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये क्वार्ट्ज की क्रिस्टल वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही होगी वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब एक और पल्स इसको प्रोवाइड करोगे, वो पल्स इसके लिए क्या होगी, फोर्स या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी। जब वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, जो होती है, तो क्या क्रिस्टल लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से वाइब्रेट करेगी तो एडजेसेंट जो पार्टिकल्स हैं, कहीं प्लास्टिक की केसिंग कवर है, जो प्लास्टिक कवर ये आपको जो है बेटे, ये भी साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब जिस बंदे का आपने अल्ट्रासाउंड साउंड करना है, सपोज ये बंदा है, ठीक है, जिसका अल्ट्रासाउंड करना है, यहाँ पे जाएंगे, इसके पेट में से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी बेटे, पहले गई कुछ जगह से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, ठीक है। अब जब अल्ट्रासाउंड ये प्रोड्यूस कर देता है, जब अल्ट्रासाउंड यहाँ से चली जाती हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या करना होता है कि आपने इसको एट ए टाइम रेस्ट पे लाना होता है, ताकि एज ए रिसीवर के तौर पे काम कर सके। पहले किस तरह यूज किया आपने इसको, पहले आपने बेटे इसको यूज किया एज ए ट्रांसमीटर के तौर पे, टोटली मैंने ट्रांसमीटर अभी बताया, ठीक है। अब इसने एज ए रिसीवर के तौर पे काम करना है। जब ट्रांसमिट तो हो चुकी हैं, जब ट्रांसमिट हो चुकी हैं, बंदे में चली गई, अब इसको रिसीव करनी है, तो एज ए रिसीवर के तौर पे काम करना चाहिए। तो पीछे एक मटेरियल लगाया, लिखा बैकिंग मटेरियल फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। इसका मतलब ये है कि जो ही ये ट्रांसमिट करता है, ये बैकिंग मटेरियल इसको एट ए टाइम रेस्ट पे ले आता है। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है, चीज को लीस्ट पॉसिबल टाइम में रेस्ट पे ले आना, इक्विलिब्रियम में ले आना, ठीक है, so that is no longer further vibrating to produce further ultrasonics, ठीक है। तो क्रिटिकल बैकिंग मटेरियल जो लिखा है, बैकिंग मटेरियल फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग, इसका मतलब ये क्या करेगा, जो ही अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा, एट टाइम ये क्वार्ट्ज की क्रिस्टल को रेस्ट में ले आएगा, ताकि वो फर्दर वाइब्रेट ना कर सके और अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस ना कर सके, ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर इसने क्या किस तौर पे काम करना है, फिर ट्रांसमीटर तो हो गया, अब इसने एज रिसीवर के तौर पे काम करना है। अब रिसीवर के तौर पे क्या काम करेगा, जब यहाँ से हमारे पास अल्ट्रासाउंड ये जाके बंदे से ये जो भी है, यहाँ से कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। जब रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो हमारे पास क्या करेंगे, इस प्लास्टिक कवर को थोड़ा सा वो कंप्रेस और रेयरफाई करेंगी, कंप्रेस तो स्ट्रेच करेंगे ना थोड़ा सा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्वार्ट्ज की क्रिस्टल का वो फिर वाइब्रेट करेगी। अगर क्वार्ट्ज की क्रिस्टल वाइब्रेट करेगी, सेंट्रोस्मेट्री डिस्टर्ब होने से क्या होगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा।
उस ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट पे डिस्प्ले कर देंगे इसको। प्रोसेसर मीन कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, उसका प्रोसेसर वो आएगा, ठीक है, एल्गोरिथम में आएंगे उसके अंदर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये अल्ट्रासाउंड प्रोब क्या है, एक ही प्रोब होती है। अगर अल्ट्रासाउंड किसी का अगर गॉड फॉरबिड मौका मिला हो ठीक, तो उसके अंदर बेटा हमारे पास एक ही प्रोब होती है, वो ट्रांसमीटर भी के तौर पे काम कर रही होती है, बॉडी में से रिफ्लेक्ट होकर अल्ट्रासाउंड आती है, फिर उसको रिसीव भी कर रही होती है। अब ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के इन बिटवीन टाइम डिले होता है। आपने जो ही ट्रांसमिट करता है तो ये प्रोब को रेस्ट में लाना जरूरी होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल को, ताकि इट कैन नो लॉन्गर फर्दर ट्रांसमिट सिग्नल एंड इज एबल टू रिसीव सिग्नल नाउ, ठीक है। क्योंकि अगर ये फर्दर ट्रांसमिट भी करता जाएगा, रिसीव भी करता जाएगा, नुकसान क्या होगा। अब ये हमारे पास पेशेंट है, ये पेट जान के मोटा शो कर रहा हूँ तो अल्ट्रासाउंड चुभता नहीं। ये मैंने प्रोब लगाई हुई है यहाँ पे, ये ट्रांसमिट भी हो रही है बेटा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर भी आ रही है। अब जब when incident and reflected wave having same speed traveling in opposite direction are superposed, then stationary waves are formed। पढ़ा हो ना stationary waves। stationary waves are formed, इसका मतलब है हमारे पास बंदे के पेट के अंदर क्या आनी शुरू हो जाएंगी, stationary waves प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर बंदे के पेट में stationary waves प्रोड्यूस होने की, इसका मतलब stationary waves are composed of nodes and anti nodes, ठीक है, जीरो एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पोजीशन। तो इसका बंदे को गुदगुदी स्टार्ट हो जाएगी, वो तो बेचारा रोना शुरू कर देगा, लेकिन तबीयत खराब, ऊपर से काम ये कर रहे हैं। तो आपने हमेशा क्या करना होता है, इसको ट्रांसमिट करने के बाद इसको रेस्ट में लाना होता है, ताकि फर्दर ट्रांसमिट ना कर सके, सिर्फ रिसेप्शन के तौर पे काम कर सके। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ तक ये अल्ट्रासाउंड प्रोब हो गया कि ट्रांसमिट भी करना और रिसीव भी कितना, वो मैंने आपको ट्रांसमिटर प्रिंसिपल अलग बता दिया, रिसेप्शन प्रिंसिपल अलग बता दिया, वैक्यूम मटेरियल बता दिया, उसका काम क्या, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जिनको पढ़ना जरूरी है और न्यूमेरिकल उन पे आने, यानी अब मैंने सिंपल अब बताया अल्ट्रासाउंड है क्या, प्रोड्यूस किसका होती है, रिसीव किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको प्रोड्यूस और रिसीव करवाते हो आप, वो बताया बस, ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम्स में क्वेश्चन जिन पे बनना होता है। फिजिकल क्वांटिटीज कह लो, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास पहली जो आती है, दिस इज स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस। अकूस्टिक इम्पीडेंस स्पेसिफिक मतलब हमारे पास होता है जो किसी चीज की नेचर पे डिपेंडेंट हो, जिस तरह मैथ्स की लास्ट टाइम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह मैंने एग्जांपल दी थी, तो यहाँ डेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है। अकूस्टिक आप कहते हो साउंड वेव के लिए, अकूस्टिक गिटार्स नहीं होते। इम्पीडेंस हम कहते हैं ऑपोजिशन को, जिस तरह रेजिस्टेंस वर्ड, एक रेजिस्टर जो होता है ना, उसकी ऑपोजिशन को आप रेजिस्टेंस बोलते हो। इस तरह हमारे पास पूरा मटेरियल मीडियम की जो ऑपोजिशन होती है अगेंस्ट द अल्ट्रासोनिक्स या अगेंस्ट एनी साउंड या अगेंस्ट एनी वेव या अगेंस्ट एनी सिग्नल, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस ऑपोजिशन को कह रहे होते हैं, ऑपोजिशन ऑफ अ मटेरियल मीडियम अगेंस्ट साउंड वेव, ठीक है, उसे इम्पीडेंस कह रहे होते हैं। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं बेटे, तो डेफिनेशन जो भी हमारे सिलेबस उसका मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू करनी होती है हमने इसको, तो वी डिफाइन इट, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ density of a material medium and speed of sound wave in it. Product medium and speed of sound wave in that medium, in, ठीक है, in it का मतलब उसी मीडियम के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम एंड स्पीड ऑफ साउंड वेव इन इट, उसको आप कहते हो स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पीडेंस। बेटे सिंबल जो इसके लिए रिप्रेजेंट करते हो और फॉर्मूला इसका क्या होगा, यूनिट इसके क्या होंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सिंबल जो इसके लिए यूज करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल जी, जेड या जी जो भी इसे कहते हो। फॉर्मूला क्या हो गया, एस फॉर्मूला इज जी इक्वल्स टू रो सी। सी ऑल्दो हम यूज करते हैं स्पीड ऑफ
लाइट के लिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यहाँ, लेकिन यहाँ सी क्या स्पीड ऑफ साउंड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रो क्या डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब अंडरस्टूड डेंसिटी ऑफ मीडियम लिखा तो मटेरियल मीडियम ही है। वैक्यूम इज आल्सो मीडियम बट डज नॉट हैव एनी मीडियम मटेरियल इन इट, तो उसकी डेंसिटी भी नहीं होती ना। सी हमारे पास क्या, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड वेव इन दैट मीडियम, उसी मीडियम में। ठीक है, अब यूनिट्स के क्या होंगे, डेंसिटी मेजर्ड इन किलोग्राम्स, मीटर पर मीटर क्यूब हो ना, स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड के मीटर पर सेकंड होते हैं। फर्दर करें तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम्स सेकंड इनवर्स। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, स्केलर। अच्छा, अब एक ऐसा मीडियम लेते हैं जिसकी डेंसिटी हाई होगी। अगर डेंसिटी हाई होगी तो वहां पे उसकी स्पेसिफिक अकोस्टिक इंपेडेंस की वैल्यू भी ज्यादा है, वो ज्यादा अपोज करेगा कि साउंड वेव उसमें से पास ना करें। ठीक है, वो अपोज करेगा कि साउंड वेव्स उसमें से पास ना करें। बात क्लियर हो रही है ना। मैंने कहा था ना कि हमारे पास इंपेडेंस ऑपोजिशन को कह रहे होते हो, तो जिस मटेरियल मीडियम की रो की वैल्यू या जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे साउंड वेव्स को ज्यादा अपोजिशन मिल रही होगी इन ऑर्डर टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो हमारे पास डिपेंडेंस इसकी अगर आप देखते हो, हमारे पास z की वैल्यू बेटे ज्यादा होगी अगर हमारे पास ये ज्यादा, ऑल्दो एक और फैक्टर भी है बेटे, जितनी हमारे पास साउंड वेव, जितनी हमारे पास डेंसिटी ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड वेव भी ज्यादा होती जा रही होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या थी ऑपोजिशन, जब फर्दर मूव करेगी स्पीड ज्यादा, लेकिन उससे एक ऐसे मीडियम से दूसरे मीडियम में आना, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में आना, जब एंटर करता है जो उसे ऑपोजिशन मिल रही होती है, उसकी बात हो रही है। हाँ, जब उस मीडियम में चला गया फिर डेफिनेटली स्पीड उसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, ये तो एक ये हो गया। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ इंटेंसिटी के ऊपर फोकस करें कि वो क्या है। कंजर्वेशन ऑफ इंटेंसिटी, रिलेशनशिप लिख लो या फॉर्मूला प्रिंसिपल लिख लो, चाहे बस कंजर्वेशन इंटेंसिटी। अब कंजर्वेशन इंटेंसिटी में क्या कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज इफ आई कंसीडर दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। अब ये एक वेव आ रही है अल्ट्रासाउंड, यानी क्या आ रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, इंसिडेंट वेव कह सकते हो अब इसको। लेट इट्स इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटे। अब चांसेस हैं कि यहाँ पे अगर हिट की है तो या तो यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाए इस तरीके से, या फर्दर ये ट्रांसफर भी कर जाए यहाँ से इसके अंदर। ठीक है, ये जो वापस बाउंस बैक होगी इसको हम कह दिया रिफ्लेक्टेड वेव होगी ना। ये इसकी इंटेंसिटी मैंने ले ली आई आर, इंटेंसिटी पढ़ चुके हो आप एएस में, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे। और ये क्या होगी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। लेट के इसको हम आई इंटेंसिटी, इसको मैंने आई टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब बेटे ओवरऑल रिलेशनशिप जो बनता है हमारे पास, तीनों को अगर मैं रिलेट करूं तो मेरे पास ये बनता है आई जो है दिस इज इक्वल टू आई आर प्लस आई टी के बराबर है। नाउ द value of the magnitude of IR and IT is dependent upon their specific acoustic impedances of medium 1 and medium 2। ठीक है,
अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसके स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू में Z1 है, ये वैल्यू मैंने Z2 ले ली, ठीक है। अगर Z2 की वैल्यू ज्यादा होगी Z1 से, इसका मतलब ज्यादातर क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर Z1 की Z2 की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास आई आर और आई टी की जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंट है Z1 और Z2 पे, ठीक है। द relative order of IR and IT depends upon the specific acoustic impedances of medium 1 and 2। मैं ये कह रहा हूँ अगर हमारे पास लो ज्यादा होगा, इन सेकेंड मीडियम की, Z2 की वैल्यू ज्यादा है, Z2 इज ग्रेटर देन Z1 है, सेकेंड मीडियम इसमें डेंसर हो गया ना, डेंसर है, इसका मतलब उसमें क्या, उसकी ऑपोजिशन भी ज्यादा होगी, उसकी इम्पिडेंस भी ज्यादा होगी, इसलिए हमारे पास क्या होगी, उसमें आई टी की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब सो मैं लिख सकता हूँ, फिर मेरे पास आई टी की वैल्यू कम होगी बेटे आई आर से, ठीक है। बात समझ आ गई ना, ये पहला पॉइंट। और दूसरा मैं ये अगर लिख दूं कि हमारे पास सपोज अगर अब रो वन की वैल्यू कम थी, या रो वन की वैल्यू कम होगी, Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो वन की वैल्यू ज्यादा करो, अपने उल्टा कर दो, रो वन की वैल्यू ज्यादा है, इसके बाद Z1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी ना। अब इसका मतलब है Z1 जो है दिस इज ग्रेटर देन Z2। सेकंड मीडियम क्या है, वो एक रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, इसका मतलब ज्यादातर उसमें ट्रांसमिट हो जाएगी, तो आई टी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी आई आर से। तो ये डिपेंडेंट होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पिडेंस क्या, मीडियम 1 का क्या और मीडियम 2 का क्या है, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। सर जी बेटा। सर आपने दोनों ऊपर और नीचे तो सेम लिखा, तो फिर वो चेंज कैसे हो गया आईटी? मैंने दोनों में सेम लिखा है, नहीं यार। यस सर, आपने P2 ग्रेटर तो P1 भी ग्रेटर ही लिखा, सेम लिखा ऊपर नीचे। कहाँ पे लिखा है इसमें सर ये बेटे, रो 1 टू, 2 यस सर। ये देखो रो टू सेकंड मीडियम डेंसर जो होती है ना, रो टू की वैल्यू, यहाँ रो वन है बेटे ग्रेटर, यहाँ सर Z2 आपने ग्रेटर दोनों था, पे यहाँ ग्रेटर Z1। किया, हाँ, तो फिर सर आईटी कैसे ग्रेटर हो गया, ऊपर आईटी लेस था? इस पर डायग्राम पे आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास बेटे अगर ये मीडियम मीडियम टू ये डेंसर है, ये रेयर है, पहला जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिखा Z2 की वैल्यू ग्रेटर है Z1 से, Z2 इज ग्रेटर का मतलब Z2 Z1 से ज्यादा, तो इसका मतलब है ज्यादातर क्या होगा, आई आर क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा आई टी से, इसमें ट्रांसमिट नहीं कर सके, ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ट्रांसमिट बहुत ही कम कर सकेगी, ठीक है। ये मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ था। फिर दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ था कि हमारे पास अगर अगर ये अब डेंसर है और ये रेयर है, मैंने कहा Z1 अगर ज्यादा है, ज्यादा का मतलब कि हमारे पास वो डेंसर हो गया, अगर ये Z1 ज्यादा, तो इसका मतलब ज्यादा इधर जाके हिट करेगी, तो ये रिफ्लेक्ट कम होगी, ट्रांसमिट क्या होगी, ज्यादा कर जाएगी, नेक्स्ट रेयर मीडियम आ रहा है, तो फिर क्या होगा, आई आर की वैल्यू कम होगी आई टी से। मैंने ये चीज लिखी है बेटे, नहीं ठीक क्लियर है हुई? सर, थैंक यू। होगी सर। अच्छा, तो बेटा वही चीज लिखी है, Z2 ग्रेटर है, Z1 ग्रेटर है, Z2 इज ग्रेटर देन Z1, ठीक है, Z1 इज ग्रेटर देन Z2, ठीक है। तो मैंने वो चीजें स्पेसिफाई की हुई। अब
बड़ी इंपॉर्टेंट आज की चीज, एक तीसरी लर्निंग आउटकम ये कवर हो गया हमारे पास। इसका हिस्सा नहीं, तीसरी वो लेदा फिजिकल क्वांटिटी है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको हम डिफाइन करें तो ये रेशियो होती है रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू इंसिडेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस इज द रेशियो ऑफ, बेटा इसमें आप डिस्कनेक्ट होना है, मैं डिस्कनेक्ट करके आपको दोबारा कनेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। अब डिस्कनेक्ट हो जाओ, मैं भेज रहा हूँ 41 हुए हैं, 43 तक वापस। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमारे पास नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है बेटे। इसको जो हम डिफाइन कर रहे होते हैं, ये रेशियो होती है between reflected and incident intensity. Ratio of reflected intensity to incident intensity is called, ठीक है ना। ये होती सिंबल जो इसके लिए लिखते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद अल्फा से। अब रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी बेटे हमारे पास सामने अभी पीछे पड़ी है, तो मैंने ये डायग्राम बनाई थी, इंसिडेंट होगी ये मैंने बेटे इसको मैंने IT लिखा था, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, ये रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, ये इंसिडेंट इंटेंसिटी। इसको मैंने Z1 लिखा हुआ था, इसको Z2 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसका जो बनता है, फॉर्मूला का प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। पेपर में बेटा बास का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन भी होता है और बास का गिवन नहीं भी होता, तो इसलिए याद कर लेना ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसको देखने पेपर में शायद गिवन हो, तो हमेशा गिवन नहीं भी आया हुआ, न्यूमेरिकल इन्हीं चीजों पे बनने हैं और आना ही न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की बेस पे हम इसको फर्दर डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला जिसका बनता है अल्फा इक्वल्स टू रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू इंसिडेंट इंटेंसिटी, जो फर्दर किस पे डिपेंडेंट होता है, दिस इज Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर ओवर Z2 प्लस Z1 का स्क्वायर। अब Z2 और Z1 क्या है हमारे पास, दीज आर द specific caustic impedances of medium 1 and medium 2. Here Z1 and Z2 impedances of medium 1 and 2 respectively, ठीक है। मीडियम 1 और मीडियम 2 स्पेसिफिक कॉस्टिक इम्पीडेंस को आप कह रहे हो। अच्छा बेटे, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी इसके यूनिट्स तो कोई नहीं ना होंगे, क्योंकि हमारे पास रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज फिजिकल सिग्निफिकेंस स्केलर ही है, जिस तरह स्ट्रेन कर कोई यूनिट्स नहीं होते ना, उस तरह ही। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, हमारे पास इफ Z2 is much greater than Z1, Z2 की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है Z1 की निस्बत, यानी Z1 को हम वैसे निगलेक्ट कर दें, इसका मतलब ये है Z1 is neglected in comparison to Z2, ठीक है। Z1 को नेगलेक्ट कर दूं, इस्माइल फौजा, इस्माइल बेटा अपना इसको माइक को म्यूट करो, ठीक। तो हमारे पास अगर Z2 की वैल्यू बहुत ज्यादा Z1 की निस्बत, तो हमारे पास अगर इसका मतलब Z1 इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू Z2, तो बेटा हमारे पास अल्फा फर्दर किसके बराबर आ रहा है, I R over I
अगर Z1 को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, यानी सेकंड मीडियम बहुत ही ज्यादा डेंस है, बोन आ गई, ठीक है, तो हमारे पास बेटे Z1 को नेग्लेक्ट किया तो Z2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये तो नीचे भी क्या होगा, Z2 का स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ गया। तो इसका मतलब आई आर ओवर, इसका मतलब ये हो गया आई आर ओवर आई जो है किसके बराबर हो गया, 1 के। फर्दर देखो तो आई आर किसके बराबर हो गया, आई के। क्या रिजल्ट निकला है, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी किसके बराबर आ रही है, इंसिडेंट इंटेंसिटी। क्यों, इसका मतलब चीज ट्रांसमिट ही नहीं की, वो रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वेव आ रही थी टोटली रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिटेड ही की ही नहीं है, हुई नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका मतलब जितनी भी आ रही है टोटली टोटली वेव जो है वो बाउंस बैक हो गई है, वो ट्रांसमिट नहीं की है, ठीक है। तो यहां से हमने रिजल्ट ये निकल लिया कि हमारे पास all the wave is reflected back, ठीक है, into the rarer medium, into medium 1, there will be 1, and negligible is transmitted into second medium, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर, और ये चीज अप्लाई करनी है हमने वहां पे। अब बेटे ये तो एक था ना, अब हमारे पास दूसरा नोट जो आ जाएगा, अगर हमारे पास इनकी वैल्यू नियरली हो, इफ Z2 जो है दिस इज नियरली इक्वल टू Z1 है, यानी दोनों के डेंसिटी में कोई खास फर्क नहीं था, यार कंपेरेबल है, ठीक है। अगर बेटे Z2 Z1 के बराबर है तो फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू इंसिडेंट इंटेंसिटी, Z2 माइनस Z2 ही हो जाएगा, फिर Z, दिस इज Z2 प्लस Z, इसका भी स्क्वायर था, इसको फर्दर आंसर कर क्या होता है, 0, ठीक है ना, यानी Z2 Z1 के बराबर ही है अप्रोक्सीमेटली, तो फिर Z2 माइनस Z1 की जगह भी Z2 लिख दोगे आप लोग, तो आंसर क्या है, दो वैल्यूज अगर सेम मैग्नीट्यूड है ऊपर न्यूमरेटर में अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आंसर क्या हो गया, दिस इज 0। अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब आई आर इज इक्वल टू 0 टाइम्स आई के बराबर है, तो आई आर क्या हो गया, 0। क्या शो कर रहा है ये कि वेव क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो कहाँ चलेगी, वो ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। वैसे तो इंटेंसिटी कंजर्व है, तो इसका मतलब है देयरफॉर all the wave is transmitted into second medium and negligible is reflected back। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे, ताकि वो कुछ फिर फर्दर दूसरी टर्म्स पर आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास इसमें जो कंसिडर करें कि हमारे पास, चलें ये आगे हो, थोड़ा सा और करो आगे, फिर चलें अभी पहले इसको कंपेयर कर दें। क्वेश्चन बेटे न्यूमेरिकल आ गया सर हमारे पास जी। सर अगर Z1 अप्रोक्सीमेटली Z1 जो है वो Z2 से बहुत ज्यादा बड़ा हो तब भी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसमें सर नीचे ट्रांसमिट कर देगी। Z1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है Z2 से, तो Z2 क्या रेयर मीडियम होगा, फिर तो ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। अभी तो देखो मैं इसको ले रहा हूँ आई आर को आई के बराबर, ठीक है, फिर ट्रांसमिट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मैं नेक्स्ट में आऊंगा। अभी सिर्फ रिफ्रैक्शन इंटेंसिटी पे पढ़ा है ना, तो उसी को सॉल्व कराया। अब इस पे बेटे हमारे पास अगर क्वेश्चन मैं करूं, अगर हमारे पास सपोज
ये एक पेशेंट है, ये इसका पेट हो गया। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड प्रोब हमने रखी हुई है जो मैंने शो की थी पहले, ये सारी। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर है। एयर की स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है, जी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 430 किलोग्राम्स मीटर ये होती है, एक्चुअली वैल्यू ये होती है, ठीक है। पेपर का क्वेश्चन नहीं है, बंदा मैंने बना दिया, क्वेश्चन वही है। हमारे पास सामने जो आ रही है सॉफ्ट टिश्यू होता है, स्किन जो है, ठीक है। सपोज ये यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू आ गया, ये इसको मैं, ये स्किन जो है, एपिडर्मिस जो है, ये स्किन होगी बेटे। स्किन के हमारे पास चलें, इसको, इसकी जी स्किन की जो वैल्यू है, दिस इज 1.63 टाइम्स 10⁶ किलोग्राम्स, ये हो गया। और यहाँ पे हमारे पास सपोज ये एक मसल है, यहाँ पे ये चलेंगे मसल, यहाँ पे हमने लिखती है यह मसल ऊपर, अगर बॉडी बिल्डिंग की हो तो मसल ऊपर भी आ सकता है, जितने एप्स होते हैं, ठीक है। चलिए मसल मैंने यहाँ पे सपोज कर दिया बेटे। अब मसल की जी मसल की वैल्यू भी गिवन है, विच इज 1.70 टाइम्स 10⁶ किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब है, पर मीटर स्क्वायर, गलत लिख दिया, ये होता है। अब कह रहे कि बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है बिटवीन द एयर एंड द सॉफ्ट टिश्यू विच इज स्किन, ठीक है। अब आपने बताना कि इसमें कितनी रिफ्लेक्ट होती है, कितनी ट्रांसमिट होती है, ठीक है। यानी ए पार्ट में उसने कहा हुआ है कैलकुलेट इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट between air and skin and muscle। चलो ये ठीक है। उसके बाद उसने कहा हुआ है कि आपने रिलेटिव वैल्यू बतानी है कि हमारे पास ट्रांसमिट कितनी करेगी या इंसिडेंट कितनी करेगी, ठीक है। कहता है यूजिंग आंसर इन A1 define the coupling medium, ठीक है। तीसरे पे भी आ जाऊं, क्या होता है अब आगे आ जाएगा। सी पार्ट में मेरे पास जगह मैंने छोड़ी, पीछे ऐसे छोड़नी चाहिए। चलें सी पार्ट में अंदर बेटा उसने कहा यूजिंग आंसर्स ऑफ पार्ट ए डिफाइन द रिलेटिव order of Z1 and order of IR and IT, ठीक है। So this is now 5 o'clock। हम इस क्वेश्चन को कल करेंगे, या पिक्चर ले लो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कल डिस्कस कर लेंगे। पिक्चर ले लो इसकी। सर एक बार शुरू की स्लाइड्स करेंगे और स्क्रीनशॉट लेना, वो मैं फिर सारा ही भेज दूंगा आप लोगों को, ग्रुप में भेज दूँ, वो ग्रुप में भेज दूँ, क्लास में पढ़ा लो, फिर ग्रुप में भेज दूँ, ठीक है। आज ही भेज दूँ, ठीक है। ठीक सारे तो बेटा इंशाल्लाह मीट यू टुमारो, ठीक है। कल काफी हद तक हो जाएगा, परसों ये मोस्ट प्रोबेबली कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके टेक केयर। आज मैं भेज दूंगा जितना करवा दिया, ठीक है। अल्लाह हाफिज।